Hello children, welcome to the channel. Today we'll do lesson number 4.6 which is the last lesson of your textbook, your English textbook. Lesson number 4.6 The Gift of the Magi. ठीक है, ये मैगी नहीं है, मैजी भी नहीं है, मैजाई है, मैजाई. ठीक है. The moment you hear the word gift, what feelings do you experience? Complete the web with those feelings. जैसे आपको कोई बोले गिफ्ट, वो वर्ड सुनते सुनते आपके मन में क्या फीलिंग्स आते हैं, हाँ, वो आपको भरना है. तो कैसा, एक तो खुशी होती है, जॉय, ईगरनेस, एक्सपेक्टेशन, इम्पेशंस, थैंकफुलनेस एंड सरप्राइज. ठीक है. तो हम गिफ्ट का नाम सुनते सुनते हमारे मन में खुशी आ जाती है, फिर हम सोचते हैं अरे कब मिलेगा, क्या होगा, कितना टाइम लग रहा है, हाँ, अच्छा हुआ कोई तो मुझे गिफ्ट दे रहा है, वाह कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है. अलग अलग टाइप के फीलिंग्स आते हैं ना, तो आपको लिखने क्या आते हैं. ओके. नाउ गिफ्ट्स नीड नॉट बी मटेरियल गिफ्ट्स, है ना. गिफ्ट हमेशा मटेरियल, मतलब कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट गिफ्ट शुड ऑलवेज बी थिंग्स. करेक्ट. मटेरियल मतलब थिंग्स. दे कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड येट प्राइसलेस. मतलब वो कभी कभी इट कुड बी जस्ट समथिंग ऑफ फीलिंग टाइप ऑफ, मतलब समथिंग दैट इज इंटेंशन के पीछे इंटेंशनल होता है. कभी हम किसी से प्रेम करके उनको गिफ्ट देते हैं, मतलब जैसे हम स्पेशल किसी के लिए कुछ कार्य कर लेते हैं जो वो कर नहीं पाते हो, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गिफ्ट. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स दैट यू कैन गिव एंड दे आर प्राइसलेस, मतलब उनका कुछ मूल्य नहीं है. हाँ, मतलब उनको कोई आप कीमत नहीं दे सकते हो, कीमत नहीं लगा सकते उसके ऊपर. जैसे फेवर्स, काइंडनेस, हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड. Now think of an enlist such unforgettable gifts given to you by, अभी ऐसे टाइप के जो मटेरियल नहीं है, जो चीज़ें नहीं है, वैसे आप कुछ सोच के आपको यहाँ बताना है जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया है. तो मैं क्या सोच सकती हूँ, पेरेंट्स ने हमको सब बेस्ट गिफ्ट क्या दिया है, एजुकेशन. सिबलिंग्स या हमारे भाई बहन और रिश्तेदारों ने कभी एडवाइस दिया होगा, है ना. फिर फ्रेंड्स सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंजर्स हेल्प देते हैं. सो दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स. ओके. नाउ say whether the words underlined are infinitives, participles or gerunds. अब ये infinitive क्या होता है? Infinitive is the basic form of a verb. अभी हमने यहाँ पर जो basic form यहाँ हमने वर्क इसमें किया था, प्रीवियस लेसन में एक था, तो वो जो basic form है उसको infinitive कहते हैं. ठीक है. और gerund क्या होता है? जैसे अभी infinitive का एग्जाम्पल है come, go, be. ठीक है. तो इसके आगे आप coming, गोइंग, बीइंग, ऐसा है ना. तो लेकिन ये बेसिक फॉर्म है, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं. गेरेंड क्या होता है, जिसमें हम इंग लगा देते हैं आगे, दैट इज ए गेरेंड. जैसे शॉपिंग, स्विमिंग. और पार्टिसिपल क्या है, वर्ड फॉर्म्ड बाय फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग इंग इन द प्रेजेंट और एड इन द पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट में. लेकिन ये फिर इन्फिनिट और पार्टिसिपल और गेरेंड के बीच में क्या फर्क है. गेरेंड में हम दैट इज आर और कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है. दैट इज आर को हम यूज नहीं कर सकते गेरेंड में, इसमें यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल में. ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान से डेफिनेशंस आप समझ जाओगे तो आप कर पाओगे. तो द एथलीट्स वांटेड टू टेक पार्ट इन द रनिंग रेस. तो जो टू टेक है वो होगा आपका इन्फिनेटिव, बिकॉज इट्स इन द बेसिक फॉर्म. एंड रनिंग में आप इधर आप दैट इज और आर यूज कर सकते हो क्या, देखो. अगर नहीं यूज कर सकते तो वो गेरेंड है, अगर यूज कर सकते हो तो वो पार्टिसिपल बन जाता है. Would you like to eat at the dining table? यहाँ eat is also in the basic form, so it is infinitive. Dining table gerund है. gerund क्यों, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते table that is dining, बोल सकते हो क्या, नहीं. So therefore this is a gerund. Now reading is good for the mind and soul, so take up reading. अब यहाँ देखिए reading is good, आप यहाँ पर is यूज कर पा रहे हो. देखो that is are, इसमें gerund में यूज नहीं हो सकता लेकिन पार्टिसिपल में यूज हो सकता है. तो यहाँ पर आप is यूज कर रहे हो, so it is a participle. हाँ. एंड टू टेक अप रीडिंग बुक्स, तो आप इसमें आप यूज कर सकते हो क्या, दैट इज आर, नहीं, तो आप ये इसको गेरेंड बोलेंगे. ठीक है. तो आप सिमिलरली ये दो करने की कोशिश करो. ओके. नाउ वी विल गो टू द लेसन, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई. अभी आपको ये टाइटल के बारे में पहले बात तो ये समझना है, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई है ना, ये एक पर्टिकुलरली एक इंसिडेंस में हुआ था, जिसकी वजह से अभी ये एक टर्म, एक फ्रेज है जो बाकी चीजों के लिए भी यूज किया जाता है. मैं आपको स्टोरी ब्रीफली बता देती हूँ.
गिफ्ट ऑफ द मेजाई वॉज बेसिकली यूज्ड बाय इन द इन कॉन्टेक्स्ट. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था? जब जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न ना, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हम December 25 को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट? उस सेलिब्रेशन के टाइम में ना, ये भी एक आपने देखा होगा, वो लोग जो सीनरी बनाते हैं उसमें अब 3 आदमी आते हैं गिफ्ट लेके, है ना, तो उनको मेजाई कहा जाता है. एक्चुअली 3 नहीं आए होंगे, ज़्यादा भी आए होंगे, वी डोंट नो. तो 3 नहीं थे, 3 से ज़्यादा ही थे होंगे, क्योंकि वो पूरा झुंड में आते. तो वो लोग ना, और उन्होंने 3 टाइप के गिफ्ट दिए थे. वो भी एक रीज़न है कि वो लोग बोलते हैं कि 3 थे, बट वी डोंट नो. ओके, तो उन्होंने 3 गिफ्ट दिए थे, गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस और मर. 3 गिफ्ट दिए थे. तो वो बेबी जीसस को देखने आए थे. क्यों? क्योंकि उन लोगों के किताबों के हिसाब से, उनके जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, एक राजा पैदा होने वाला था. एक राजा, वो जो परमेश्वर का पुत्र पैदा होने वाला था, वो उनको एक प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी उनके किताबों में भी थी. तो वो किताब के हिसाब से उनको पता चला कि ये टाइम में वो राजा पैदा होने वाला है. तो उसके हिसाब से उनको एक तारा दिखा था. वो तारा मतलब ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमी के बेसिस में उन्होंने देखा होगा. तो वो तारे को देख देख के वो बेबी जहाँ यीशु पैदा हुए थे वहाँ पर वो पहुँचे थे. और उन्होंने उधर उनको आदर देने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए उन्होंने उनको कुछ उपहार दिए थे. गिफ्ट दे हैड गिवन. तो वो मेजाई उनको बोला जाता है. वो जो लोग आए थे और उन्होंने जो गिफ्ट लाया था उसको गिफ्ट ऑफ द मेजाई बोलते. तो उसके बाद से नहीं, काफ़ी सालों के बाद ऐसे ट्रेडिशन शुरू हुआ था कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. लेकिन वो उसका कुछ मीनिंग नहीं है. इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन और मीनिंगलेस हो गया. इसलिए क्रिसमस का जो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, उसमें कुछ सेंस नहीं बनता है. आप किसी को मदद कर रहे हैं, कुछ वो अलग बात है. ये जो गिफ्ट उन्होंने मेजाई ने जो दिए थे यीशु मसीह को, बेबी जीसस को, वो टाइम में, वो उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग था. वो आपके लेसन के लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर वो मैंने आपको लिख के बताया कि उन्होंने वो गिफ्ट क्यों दिए थे. उन्होंने उनको बहुत, उसके पीछे बहुत ही बड़ा और गहरा मतलब था. ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि यीशु मसीह का जो बर्थ हुआ था वो भविष्यवाणियों के हिसाब से हुआ था. वो ऐसे ही नहीं पैदा हुए थे वो, और दूसरे पर्पस के लिए आए थे एक दुनिया में. वो क्या था? यीशु मसीह आए थे किस लिए? मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लेके परमेश्वर से हमारा मेल कराने के लिए. क्योंकि हम अपने पाप लेके यीशु मसीह के स्वर्ग में नहीं जा सकते. हम परमेश्वर के पास कभी नहीं खड़े हो सकते हमारे पाप लेके. तो वो पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को, वो बिना पाप के थे और परमेश्वर को बिना पाप का बलिदान चाहिए था. तो उन्होंने अपने खुद के पुत्र को दुनिया में भेजा था. तो उन्होंने अपनी जान खुद से क्रूस पे दे दी. और किस लिए? हमारे लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए. तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप सारे माफ हो जाते हैं. तो जब हमारे पाप माफ हो जाते हैं तो हम परमेश्वर से डायरेक्टली बात कर सकते. कैसे? थ्रू प्रेयर. तो ये जो गिफ्ट ऑफ द मेजाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है. वो बाइबल में है. अगर आपके पास बाइबल होगी तो आप पढ़ लो. ठीक है, तो अभी हम ये स्टोरी पे जाते हैं. क्योंकि आपको मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि ये जो स्टोरी है इसके पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग है. जो क्रिसमस का जो मीनिंग हमने बदल दिया है आज के ज़माने में, उसको सही करने वाला एक अच्छा स्टोरी है. ओके, तो ये लिखा है ओ हेनरी ने. 1862 टू 1910 जिए थे वो. विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी. ठीक है, इनका नाम था विलियम सिडनी पोर्टर, लेकिन उनको बोला जाता था ओ हेनरी. वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर. ही वॉज फेमस फॉर हिज आर्ट एंड स्टोरीज विच आर सरप्राइज एंडिंग्स. उनका आर्ट भी बहुत फेमस था और उनके जो स्टोरीज थे ना, उसके जो एंडिंग रहते थे वो बहुत ही सरप्राइज वाले होते थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स. The Gift of the Magi is a story of an impoverished young couple who have no money yet wish to buy each other Christmas gifts. ये जो स्टोरी है एक यंग कपल के बारे में है जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था और वो एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे. तो देखते हैं उन्होंने क्या किया. $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. अभी ये पैराग्राफ क्या बता रहा है? एक लड़की थी डेला, वो कपल की जो लड़की, कपल में जो वाइफ थी वो, हाँ, उसके पास कितना पैसा था? $1.87. तो आज में हम अगर गिनेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली $1 अभी 70 रुपया होता है कुछ, तो 72-73 को जाता है. तो उसके हिसाब से देखोगे तो उसके पास कितना था? 150 रुपये थे बेचारी, उसके पास सिर्फ 150 रुपये थे. लेकिन उसमें से उसको अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदना था. और इसने वो पैसे बचाए कैसे थे?
बुलडोजिंग द ग्रोसर। आप कभी मम्मी को देखा होगा, हम लोग सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। जब हम किसी किराने वाले के जाते हैं, अरे भैया कम करो ना, 1 रुपये कम करो ना, अरे भैया 10 रुपये कम करो ना, ऐसे हम कैसे बुलडोजिंग मतलब उसको तंग करते रहते हैं ना। बुलडोजिंग मतलब प्रेशराइजिंग, मतलब करो ना भैया करो ना, जब तक वो बेचारा दे नहीं देता। हमको भी शर्म आती है, लेकिन जहाँ तक हम पैसा कम करवा सकते हैं कम करवाते हैं ना। तो वो करके उसने कैसे तो ये $1.87 बनाया था। इधर इम्प्यूटेशन मतलब एसोसिएटिव एक्शन टू सम पर्सन, किसी के ऊपर कोई एक्शन करना ना, इम्प्यूट करना। अंटिल वंस चीक्स बर्न विद साइलेंट इम्प्यूटेशन ऑफ पार्सिमोनी। पार्सिमोनी मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहते वैसा। चीक्स बर्न मतलब शर्म, ठीक है। देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल काउच एंड हाउल। अभी वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसके पास इतना ही पैसा था, उससे कुछ आएगा नहीं खास। So Della did it which instigates a moral reflection that life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating. तो यहाँ बोल रहा है फाइनली डेला ने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ, तो did it which instigates a moral reflection। हाँ, ये क्या बेसिकली क्या कर रही थी, वो बहुत दुखी होकर रोने लगी ना। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो हमारी जिंदगी है ना, सिर्फ हंसी खुशी से नहीं बनी है। सॉब्स मतलब रोना, स्निफल्स हम लोग जो ऐसे करते हैं ना, और उसको एंड स्माइल्स मतलब हंसी, ये सब मिला के जिंदगी बनती है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, मतलब जब से ज़्यादा होने वाली चीज़ क्या, स्निफल्स। जो हम दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा उसी से लाइफ बनी है। आप अपना भी लाइफ देखो, किसी का, मैं अपना लाइफ पीछे देखती हूँ तो देखती हूँ अच्छी चीज़ें भी हुई है लेकिन बुरी चीज़ें भी बहुत हुई है ना। तो हम भी रोते हैं, है कि नहीं। तो रोने से क्या, डोंट गिव अप, है कि नहीं। अभी ये लड़की का आप स्टोरी पढ़ोगे तो सोचोगे बेचारी सिर्फ $1.87 से उसने क्या किया होगा। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home। अभी फर्स्ट स्टेज क्या है, अभी वो रो रही है ना, अभी वो दूसरे स्टेज में क्या पहुंचेगी, कुछ डिसीजन करेगी, है ना। तो जब तक वो आ रही है तो बोल रहा है कि उनके घर का हम कंडीशन देखते हैं। ऑथर बोल रहा है अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक। वो एक फर्निश्ड फ्लैट पे रहते थे, कितने, $8 एक वीक का उनका रेंट था। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको कुछ बताने लायक तो कुछ था नहीं उसके अंदर, बट इट सर्टनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड। मेंडिकेंसी स्क्वाड मतलब पुलिस हु अरेस्ट बेगर्स एंड द होमलेस, जो ये भिखारी जो घूमते हैं ना रास्ते में, और जो जिनके पास घर नहीं रहते, जो घूमते रहते हैं ना, उनको अरेस्ट करने वाली जो पुलिस है उनको मेंडिकेंसी स्क्वाड कहते हैं। तो वो मतलब इतना अच्छे कंडीशन वाला फ्लैट नहीं था, बताने का मतलब वो है। इन द वेस्टिब्यूल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स इन टू विच नो लेटर वुड गो। नीचे जो जगह था ना फ्लैट के, उधर एक जगह था जहाँ पर लेटर बॉक्स होता है ना हमारे, वैसे एक लेटर बॉक्स था, लेकिन उसके अंदर लेटर जाने के लिए जगह नहीं था, ऐसा लेटर बॉक्स था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कोक्स अ रिंग। कोई के हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स रहते हैं ना, कितना भी दबाओ आवाज तो आता नहीं, ऐसे टाइप का बेल था। ऑल्सो अपरटेनिंग देयर अनटू वॉज अ कार्ड बेयरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। और उधर एक कार्ड भी था, हाँ, किसके नाम से, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, उसके हस्बैंड का नाम था। उससे उसका एक प्लाक बोलते हैं ना जिसमें नाम, नेम प्लेट टाइप। द डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स पोसेसर वाज बीइंग पेड $30 पर वीक। एक टाइम था जब उसके हस्बैंड को $30 हर 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 हफ्ते मिलता था, तो तब उसके पास पैसा था, तो तब वो साइन भी अच्छे से लगा हुआ था। नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू $20, अभी $10 कम हो गया था इनकम, दो दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू अ मॉडेस्ट एंड अनअस्यूमिंग डी। अभी इतना बड़ा नाम लिखवाने के लिए भी अभी वो ओवर टाइम वो जो डिलिंगम जो इतना बड़ा नाम था वो टूट के या गिर के खत्म हो गया था। तो अभी वो उसको रिपेयर करने के लिए सोच रहे थे, ज़्यादा पैसा खर्चा करने से डिलिंगम इतना बड़ा लिखने से अच्छा सिर्फ डी लिखवा के खत्म करते तो सस्ता गिरेगा। But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. तो लेकिन जो भी हो, जब भी वो घर में आता था तो उसकी बीवी उसको जिम बोल के बहुत प्यार से उसको हक करती थी, और उसको जिम बुलाती थी, डिलिंगम विलिंगम कुछ नहीं है। एंड ग्रेटली यंग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू एज डेला। तो अच्छा दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। डेला फिनिश्ड हर क्राई। अभी हम डेला के पास वापस पहुंच गए। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद अ पाउडर रैग। ठीक है, अभी उसने उसका हो गया, रोना धोना हो गया, अभी उसने अपना मुंह साफ किया थोड़ा। शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड। इसका मतलब क्या है, गरीब नेबरहुड था, तो वो विंडो से बाहर देख रही तो उसको एक बिल्ली दिखी, ग्रे कलर की बिल्ली, जो एक ग्रे कलर के फेंस के ऊपर चढ़ रही थी, जिसमें ग्रे बैकयार्ड मतलब डल एटमॉस्फेयर था।
और क्रिसमस का टाइम था तो सब स्नो वो हुआ होगा तो कुछ ग्रीन दिख नहीं रहा होगा. टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली 187 विथ विच टू बाय जिम अ प्रेजेंट. कल तो क्रिसमस है लेकिन उसके पास पैसा कितना था? सिर्फ $1.87. शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स विद दिस रिजल्ट. इतने महीनों से वो पैसा बचा रही थी लेकिन यही हुआ, कुछ खास है, इतने ही पैसा बचा पाई. $20 अ वीक डजंट गो फार, है ना. $20 एक हफ्ते में कमाना है, ज़्यादा नहीं जाता. $20 कितना होगा? $10 होता है 700 पकड़ो तो 1400, 1500 पकड़ो, उसको हफ्ते में कितना जाएगा? 1500. एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड. एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड. हाँ, जो खर्चे हो रहे थे उनके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा थे. उसने एस्टिमेट नहीं किया था कि इतना होगा, लेकिन बहुत खर्चे थे. हमेशा खर्चा तो होता ही है ना. कभी पूछ के देखना पापा कितना बचा पाते हो कि नहीं. बहुत मुश्किल होता है महीना निकालना, बहुत तकलीफ से निकलता है सबका महीना, है ना. कितने भी अमीर हो उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको भी उतना खर्चा आता है, सबको खर्चा आता है. लेकिन अभी जब हम गरीबी है, पैसा ज़्यादा नहीं है तो हम कितना भी बचाए तो भी खर्चा तो रहता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, गैस बिल देना है ना. फिर खाना राशन लाना है, बच्चों का फीस भरना है. तो मम्मी डैडी भी बहुत मेहनत करके ही हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं. तो वी हैव टू ऑनर देम, रेस्पेक्ट देम. मैनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम. उसने बहुत टाइम खर्चा किया था जिम के लिए, कुछ अच्छा खरीदना है सोच के. समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, कुछ तो उसको बहुत ही सुंदर और अलग सा खरीदना था. समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम. वो बहुत, शी वॉज वेरी प्राउड दैट शी वॉज द वाइफ ऑफ जिम. ठीक है, तो उसको उस हिसाब से उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना था. देयर वॉज अ पियर ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम. एक पियर ग्लास, एक टाइप का ग्लास होता है, वो विंडोज के बीच के जो रूम के जो विंडोज है उसके बीच में पियर ग्लास है. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. तो ये कुछ खास, कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से अपने आप को उसमें देख सकते हो. तो डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट. लेकिन डेला ने वो उस चीज़ में भी अपने आप को देखने के लिए, मतलब मिरर रिफ्लेक्ट करके अपने आप को देखने के लिए शी हैड मास्टर्ड इट, क्योंकि जो है उसमें काम चलाना उसको. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. अचानक से वो विंडो के पास खड़ी थी ना, पहले वहां से घूम के ग्लास की तरफ आई, वो पियर ग्लास की तरफ. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. उसके मन में कुछ तो आइडिया आया लगता है, तो उसका आंख चमक रहा था लेकिन उसका चेहरे से पूरा रंग उतर गया. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. फटाक से उसने अपना बाल खोला और पूरा उसको गिरने दिया, पूरे फुल लेंथ पूरा खोल दिया. Now there were two possessions of James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. James Dillingham Young, उसका हस्बैंड जो है, हाँ, उसके दो पोजेशन, मतलब उसकी दो चीज़ें थी जिसमें वो बहुत ही घमंड करता था. एक था, वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स. उसके पास एक सोने का वॉच था जो उसके डैडी और उसके दादा ने भी यूज़ किया था. दी अदर वॉज डेला सेट. दूसरा क्या था? डेला का बाल. दो चीज से वो बहुत घमंड करता था उसमें. एक था उसका वॉच, गोल्ड का वॉच, और एक था उसकी बीवी का बाल. हैड द क्वीन ऑफ शेबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट, डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडो सम डे टू ड्राई जस्ट टू डेप्रिकेट हर मैजेस्टीज जूवल्स एंड गिफ्ट्स. ये जो क्वीन शेबा है, ये भी एक ये जो लेसन लिखा है वो बिब्लिकल बेसिस पे लिखा है. तो इसमें आप बाइबल के बहुत सारे नाम सुनेंगे. ये किंग सोलोमन और क्वीन शेबा. किंग सोलोमन बोलते सबसे बुद्धिमान राजा था इस दुनिया में जो जिया था, उसको मिलने के लिए क्वीन ऑफ शेबा आई थी. तो बहुत ही अमीर थी, उसने सोलोमन को बहुत गिफ्ट दिए थे. तो ये क्या बोल रहा है, डेला अगर अपना बाल खोलती ना तो उसको वो क्वीन शेबा भी, उसका बाल इतना सुंदर था कि क्वीन शेबा को भी शर्म आ जाती थी. उसके कितने भी अमीर गिफ्ट होते तो भी, कितने भी अच्छे गिफ्ट होते तो भी उसके पास जो सोने चांदी थे उससे भी बढ़कर सुंदर डेला का बाल था. और had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. और उसका जो सोने का वॉच इतना सुंदर था कि वो बोल रहा था किंग सोलोमन भी उससे जलन करता था. ऐसा मतलब ये दो चीज उसके लिए बहुत ही प्यारी चीजें थी. और ये डेला को भी पता था. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. तो अभी डेला ने अपने बाल खोल दिया तो वो एक वाटरफॉल के जैसे, उसका ब्राउन वाटरफॉल के जैसे उसका बाल गिरा, सुंदर और चमकता हुआ. इट रीच्ड बिलो हर नी, इतना लंबा था, उसके घुटने के नीचे था. एंड मेड इटसेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, एक कपड़े के जैसा उसके ऊपर आ गया. एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली.
फटक से उसने बाल बांध लिया फिर से. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. उसके मन में जो विचार आए उसकी वजह से ना अचानक से वो 1 मिनट के लिए हिचकिचाई और उसके आंख से पानी गिरने लगा. On went her old brown jacket. उसने अपना जैकेट पहना. On went her old brown hat. Brown hat पहना with a whirl of skirts and with a brilliant sparkle still in her eyes. She fluttered out the door and down the stairs to his room. उसके मन में जो थॉट आया था उसके बेसिस पे उसने एक्ट किया और फटाफट घर से बाहर निकल गई. Where she stopped the sign read मैडम होना चाहिए, MME होना चाहिए शायद ना, MME, मैडम सोफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. ये क्या है? एक लेडी थी जो बाल से रिलेटेड बहुत सारे सामान बेचती थी, तो उधर रुकी वो, मैडम सोफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. 1 फ्लाइट अप, एक स्टेप्स ऊपर, मतलब एक फ्लोर ऊपर गई एंड कलेक्टेड हरसेल्फ पैंटिंग. मैडम लार्ज 2 वाइट चिली हार्डली लुक द सोफ्रोनी. ठीक है, मैडम, वो जो मैडम थी, मैडम सोफ्रोनी बहुत ही बड़ी थी, एकदम गोरी थी, एकदम कड़क लुकने वाली थी. तो उसके पहले सोफ्रोनी का मतलब कुछ होगा, मतलब सॉफ्ट या समथिंग. तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, ये तो बहुत ही कड़क लग रही थी. विल यू बाय माई हेयर? आस्क्ड डला. आई बाय हेयर, सेड मैडम. टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट. उसने कहा चलो तुम्हारा टोपी निकालो, मुझे देखने दो तुम्हारे बाल. डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केड. गिरा बाल उसका ऐसा वेव वाटरफॉल जैसे. $20, सेड मैडम, लिफ्टिंग द मास विद द प्रैक्टिस्ड हैंड. उसने उसका बाल उठाया और बोला सिर्फ $20. लेकिन ये डेला इतनी डेस्परेट थी, उसने बोला जल्दी मुझे दे दो, गिव इट मी क्विक, सेड डेला. उसको ज़्यादा भी मिल सकता था मेरे हिसाब से, इतने लंबे बाल थे. ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स. उसके बाद तो वो हवा में उड़ने लगी. फॉरगेट द हैश्ड मेटाफॉर. शी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट. वो गई स्टोर में किस लिए? जिम के लिए प्रेजेंट ढूंढने के लिए. शी फाउंड इट एट लास्ट. इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. फाइनली उसको मिल गया. There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. उसने जितने स्टोर है सब में गई, सब में उल्टा सीधा करके सब देखा, जितना ये निकालो वो निकालो सब देखा. It was a platinum fob chain. प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम एक बहुत ही प्रेशियस सिल्वरी वाइट मेटल है, बहुत ही महंगा है, गोल्ड से भी महंगा है. फॉब चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन. ये जो फॉब चेन है ये वॉचेस में अटैच करके पॉकेट में डाला जाता था, तो उसको उसके वॉच के लिए, गोल्ड वॉच के लिए उसको ये खरीदना था, तो उसने प्लैटिनम का खरीदा, सबसे महंगा. Properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should do. तो ये जो फॉब चेन था बहुत ही सुंदर और सिंपल था डिजाइन में. तो उससे उसका जो भाव था ना वो और बढ़ रहा था. सिर्फ बहुत डेकोरेटिव ऐसा हो के उसका भाव बढ़ना ऐसा नहीं था. ये बहुत ही सिंपल और सुंदर था और उससे उसका बहुत भाव ज्यादा दिख रहा था. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew it must be Jim's. जैसे उसने उस चीज को देखा उसको मालूम था कि मेरे को ये ही जिम के लिए खरीदना है. It was like him, quietness and value. वो बिल्कुल उसके कैरेक्टर के जैसा ही था, एकदम सुंदर और सुशील टाइप. The description applied to both. $21 they took from her for it and she hurried home with the 87 cents. तो उसके पास ऑलरेडी 187 था, $20 उसको बाल के मिले थे और ये फॉब चेन था $21 का. उसने फटाफट दिया, 87 सेंट लेके वो वापस आ गई. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. हाँ, वो वॉच में चेन लगाने के बाद वो तो जिम तो बार बार टाइम देखेगा, है ना, इतना सुंदर वो चेन था. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. अभी तो उसके पास चेन नहीं था, उसकी जगह एक लेदर स्ट्रैप यूज कर रहा था. ओके, तो वो इसकी वजह से वो ज्यादा जो उसको टाइम देखना होता था चुपचाप से टाइम देखता था, क्योंकि उसको लेदर स्ट्रैप नहीं दिखाना था, वो उसको पता था डेला को, इसलिए उसने इसके लिए फॉब चेन लिया. When Della reached home, her intoxication gave way to a little to prudence and reason. जब वो घर में पहुंची ना तो वो एकदम नशे में थी तब तक, तो घर में ऐसा ऐसा जो जिम इतना खुश होएगा. लेकिन जब घर में पहुंची तो उसने प्रूडेंस मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज किया उसने और बोला यार, शी गॉट आउट हर कर्लिंग irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. उसने क्या किया, फटाफट कर्लिंग आयंस, अभी तो उसके बाल काट दिए उसने, अभी जो बाल बचे उसको तो सही तो करना है ना, जब तो जिम आने के पहले, नहीं तो वो तो पहले ही परेशान हो जाएगा, ऊपर से ऐसा गंदे तरीके से रखा तो और दुखी हो जाएगा ना. तो उसने फटाफट लाइटेड द गैस. वो टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो शाम को गैस जलाना पड़ता था, लाइट गैस, वो लालटेन टाइप, और फटाफट उसने अपने बाल पे काम करना शुरू किया. तो बहुत प्यार से उसने अपने बाल बनाए, बहुत बड़ा काम था उसके लिए.
Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. फटाफट उसने जो कर्लिंग वालिंग किया उससे वो एक छोटे स्कूल बॉय जैसे लगने लगी. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. अपने आप को उसने बहुत देर मिरर में देखा. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? वो बोल रही थी जिम तो मेरे को मार ही डालेगा मेरे बाल काटे के दिखाएगा तो. और बट लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ $1.87 था. वो बेचारी दुखी भी थी लेकिन खुश भी थी. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. 7 बजे उसने कॉफ़ी बनाया और फ्राइंग पैन को भी स्टोव के ऊपर रख दिया. किस लिए? चॉप्स जो उन्होंने लैम्ब चॉप है जो भी चॉप को जो खाने वाले थे उस दिन उसको रेडी करके रखा था कि जिम आएगा तो फटाफट चॉप डालेगी स्टोव के ऊपर. जिम वॉज नेवर लेट. डेला डबल्ड द फॉब चेन इन हर हैंड एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड. तो डेला ने जिम कभी भी लेट नहीं आता तो डेला ने क्या किया, वो जो फॉब चेन खरीदा था उसको अपने मुट्ठी में बांध के रख दिया और एक कोने में टेबल के कोने में बैठ गई जहाँ से डोर के पास जहाँ से जिम आता था. Then she heard his step on the stairway just away down on the first flight and she turned white for just a moment. फिर उसको उसका पैर की आहट आई तो वो 1 मिनट के लिए थोड़ा डर गई क्योंकि बाल कट गए थे उसके. She had a habit of saying little silent prayer about the simplest everyday things. उसके पास एक हैबिट था. क्या था? वो हर चीज़ के लिए एक छोटा सा प्रेयर बोलती थी. And now she whispered, please God, make him think I'm still pretty. तो अभी क्या प्रेयर किया उसने? हे भगवान प्लीज़ उसको सोचने दो कि मैं अभी भी सुंदर दिखती हूँ, क्योंकि वो बेचारी ने बाल काट दिए ना. तो वो प्रेयर करती क्या कि जिम ना बोले कि मैं गंदी दिख रही हूँ. द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट. तो डोर खोला उसने, अंदर घुसा और डोर बंद किया. ही लुक थिन एंड वेरी सीरियस. वो पतला भी लग रहा था और बहुत ही सीरियस भी सीरियस मतलब एकदम कुछ तो टेंशन में ऐसा लग रहा था. पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22, सिर्फ 22 साल का था. एंड टू बी बर्डन विद अ फैमिली, और ऑलरेडी शादी भी हो गई थी. मतलब बर्डन मतलब ऑलरेडी उसको फैमिली के लिए केयर करना पड़ा था 22 साल की उम्र में. ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स. उसके पास एक नए ओवरकोट की भी ज़रूरत थी और उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं था. वो ठंडी का मौसम था, उसका ओवरकोट भी ख़राब था और ग्लव्स भी नहीं था हाथ में, बेचारा ठंडी से आया था. जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर एज इमूवेबल एज अ सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल. अभी जिम देखा होगा डेला को वो एकदम से रुक गया, ऐसा हिल ही नहीं रहा था. His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that she could not read and it terrified her. वो उसको डेला को बस देख रहा था और डेला को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समझूं मैं इससे. It was not anger, गुस्सा भी नहीं था, nor surprise, अचंबा भी नहीं था, nor disapproval, वो कुछ गलत मतलब डिसएग्री भी नहीं कर रहा था, nor horror, वो शॉक भी नहीं हुआ था, nor any of the sentiments that she had been prepared for. ये सब के लिए वो ऑलरेडी अब तैयार होके बैठी थी कि ऐसा कुछ रिएक्शन करेगा तो मैं क्या करूंगी. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. वो सिर्फ उसको देखते जा रहा था, उसको एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन देके उसको सिर्फ देखे जा रहा था. Della wriggled off the table and went for him. Della निकली बाहर टेबल के और उसके पास गई. Jim, she cried, don't look at me that way. मेरे को ऐसे मत देखो. I have had my hair cut off and sold because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. क्या बोला? मुझे ऐसे मत देखो प्लीज. मैं अगर अपना बाल नहीं काटती तो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट नहीं खरीद पाती. It'll grow out again. वो फिर से बढ़ जाएगा. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. वो इतने खुश थे. उसने बोला यार छोड़ो यार, बाल तो बढ़ जाएगा यार, अभी ऐसे मत देखो मुझे. मेरा बाल बहुत जल्दी बढ़ता है यार. जल्दी से अभी मेरी क्रिसमस बोलो और चलो हम लोग खुश हो जाते हैं. मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेके आई हूँ. You've cut off your hair? asked Jim laboriously. Finally उसने मुंह खोला और बोला तुमने अपने बाल काट दिए? As if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental. उसने उसको ऐसे पूछा जैसे कि उसको अभी तक समझ में नहीं आया था कि उसने बाल काट दिए. उसने इस तरीके से तुमने अपना बाल काट दिया ऐसा. तो कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला. मैंने काट के बेच दिया. उसने बोला. ये तो एकदम कॉन्फिडेंट. डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ? क्या मैं तुमको उससे क्या होता है, मेरे को अभी पसंद नहीं करते हो क्या? आई एम मी विदाउट माई हेयर आंट आई. मतलब मैं बाल हो कि नहीं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ ना. जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली. जिम इधर उधर देखने लगा. यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी. दादी तेरा बाल गया? You needn't look for it, said Della. It's sold. I tell you, sold and gone too. मैंने बेच डाला. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you.
छोड़ दो यार, मेरे बी गुड टू मी, मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो यार, तुम्हारे लिए मैंने बेचा है. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वे नंबर्ड, शी वेंट ऑन विथ सडन सीरियस स्वीटनेस, बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू. शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम? मेरे बाल गए होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार है उसको कोई गिन नहीं सकता. मेरे बाल गिने हुए होंगे, लेकिन मेरा प्यार कोई गिन नहीं सकता, ऐसे उसने बोला. शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम? चॉप डालू क्या स्टोव पे? आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक. अचानक से जिम अपने वो शौक से बाहर निकला. फॉर 10 seconds let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or $1 million a year, what is the difference? हफ्ते में $8 कमाओ या साल में $1 million कमाओ, उसमें क्या फर्क है? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. हाँ, कोई बहुत क्लेवर आदमी आपको शायद गलत आंसर बताएगा. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. क्या मेजाई बहुत ही महंगे गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन उसमें से ये नहीं था. दिस डार्क असर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन. ये बाद में हम स्टोरी के एंड में हम लोग को समझ में आएगा इसका मतलब क्या है. तो जिम ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल. तो जिम ने अपने ओवरकोट के पॉकेट से एक पैकेट निकाला और टेबल के ऊपर फेंक दिया. Don't make any mistake, Del, he said, about me. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that would make me like my girl any less. उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम क्या भी करो. But if you unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. उसने बोला वो जो पैकेज मैंने अभी निकाला है ना अपने ओवरकोट से, उसको खोल के देखोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बिहेव किया. White fingers and nimble tore at the string and paper. उसने फटाफट उसको खोला. And then an ecstatic scream of joy. And then alas. एकदम जोर खुशी से वो चिल्लाई, और फिर अचानक से क्विक फेमिनिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स. फिर अचानक से वो रोने लगी, नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट. वो जिम को उसको बहुत कंफर्ट करना पड़ा. क्यों? फॉर देयर ले द कोम्स, द सेट ऑफ कोम्स साइड एंड बैक दैट डेला हैड वर्शिप्ड लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो. उसने उसके ब्रॉडवे के एक बड़े शॉप में उसने ये कोम्स देखे थे जो उसके लंबे बाल के लिए उसको बहुत मन था लेने के लिए. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. तो vanished hair, वो जो इतने सुंदर कोम थे वो इसके बाल के लिए बहुत ही सुंदर थे, लेकिन जिम के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने कैसे तो उसके लिए खरीदा था. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned for them without the least hope of possession. उसने कभी सोचा नहीं उसको मिलेगा, लेकिन उसका दिल हमेशा वो चाहता था और जिम को पता था. And now they were hers, अभी वो उसका था. But the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone. लेकिन उसके बाल नहीं थे. But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, "My hair grows so fast, Jim." उसने क्या बोला? Finally उसने realize किया, यार ये तो सिर्फ एक कोम में मेरे बाल भी जल्दी बढ़ जाएंगे. And then Della leaped up like a little singed cat and cried, "Oh ho!" फिर अचानक से डेला उठी और बोली, अरे क्या बोली? Jim had not yet seen his beautiful present. जिम को उसने अभी तक प्रेजेंट दिया नहीं था. शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम. द डल प्रेशियस मेटल सीम टू फ्लैश विद द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट. उसने उसको गिफ्ट दिया. इजंट इट अ डैंडी जिम? मतलब क्या सुंदर नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट. मैंने पूरा टाउन में ढूंढा ये ढूंढने के लिए. यू हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day now. गिव मी अ वॉच, आई वांट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट. बोला अभी तो तुम 100 बार तुम्हारा टाइम देखोगे, इतना सुंदर फॉब चेन है. तुम्हारा वॉच दो मुझे देखना कैसा लगता है. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. जिम ने क्या किया? वॉच देने के बदले चुपचाप से वो काउच में बैठ गया, अपना सिर के पीछे अपना हाथ रखा और स्माइल किया और बोला, डेल सेड, लेट्स पुट अ क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप एम अ व्हाइल. बोला अपने क्रिसमस प्रेजेंट हम साइड में रखते हैं, उसको उधर ही रहने दो. दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट. अभी यूज करने के लिए दे आर टू गुड. आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कोम्स एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन. उसने क्या बोला? मैंने अपना घड़ी बेच दिया तुम्हारा कोम खरीदने के लिए. देखो कितना प्यार था दोनों को एक दूसरे से, कितना फीलिंग्स था. अभी क्या बोल रहा है? अभी वो जो उसने पहले एक बोला था ना कि जो मेजाई जो गिफ्ट लेके आए थे उसमें ये गिफ्ट, द मेजाई बॉट वैल्यूबल गिफ्ट बट दैट वाज नॉट अमंग देम. व्हाट? द मेजाई एज यू नो वेर वाइस मैन, बहुत बुद्धिमान थे वो. वंडरफुली वाइस मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मेंजर. जो जीसस के लिए वो जो गिफ्ट लेके आए थे बहुत ही बुद्धिमान वाले गिफ्ट थे. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. वो बहुत ही precious gift थे और उसके पीछे बहुत ही deep मतलब था. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house.
और इधर वो बोल रहा है मैं तुमको ये जो मैजाई का स्टोरी है वो बहुत ही अलग है और ये एकदम ही अलग स्टोरी है। इसमें दो बेवकूफ़ बच्चों ने अपना सबसे प्रेशियस पोजीशन बेच के एक दूसरे के लिए कुछ खरीदा। बट इन अ लास्ट वर्ड टू द वाइस ऑफ दीज डेज, आजकल के बुद्धिमानों के लिए लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बोल रहा है लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइसेस्ट। वो बोल रहा था इन दोनों ये आज के ज़माने में जो भी गिफ्ट देते हैं ना उसमें से सबसे बुद्धिमान ये दो है। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स सच एज दे आर वाइसेस्ट, जो गिफ्ट देते हैं और लेते हैं सबसे बुद्धिमान यही है। एवरीवेयर दे आर वाइसेस, दे आर द मैजाई। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा नहीं, अपने लिए बिल्कुल अपने प्रेशियस पोजीशन को उन्होंने कुछ सोचा नहीं और दूसरे के लिए वो सैक्रिफाइस कर दिया, इसलिए वो बोल रहा है कि दे आर वाइज। ना हम लोग फटाफट इंग्लिश वर्कशॉप करते। कंप्लीट द फॉलोइंग। डेला हैड सेव्ड $1.87 to buy Jim a Christmas present. Della wanted to buy a fob chain for Jim's watch. Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining. ठीक है? Answer the following questions. How much did Della save for Christmas? $1.87. What does it show? Her devotion and love for Jim. Why did Della take pride in the beauty of her hair? Her hair was long and beautiful. It reached below her knee. And Jim was very proud of it. वो भी है. Jim was proud of it. ठीक है, वो भी एक पॉइंट लिखना है. ठीक है. Why and how did Della sell her hair? Do you think she did well? पेज 182 में लिखा है, मैडम सोफ्रोनी के पास उसने जाके बेचा, तो उधर से ले लो पेज 182 में. Do you think she did well? No, but her heart was in turmoil because it was Christmas Eve. उसने सही तो नहीं किया, लेकिन उसको कैसे भी उसको गिफ्ट देना था. That's why she had to sell the hair. तो उसको थोड़ा एलैबोरेट करो आपके हिसाब से. Why did Jim sell his gold watch to buy the combs for Della? Do you think he did well? No, उसने भी गलत किया. But his love for Della overlooked the sentiments behind the watch. दोनों के लिए बहुत प्यारी पोजीशन थी, उन्होंने सही तो किया नहीं, लेकिन उनका एक दूसरे के लिए प्यार overtook all the sensibility. ठीक है. Why did Jim and Della want to present the gifts? As a tradition on Christmas Eve, they were also as a tradition on Christmas Eve, they wanted to present the gifts. Also, they were very much in love with each other. Why did Della feel sad on losing her hair? Her hair was long and beautiful. Jim also loved her hair. What did Jim bring out from his coat? A set of combs. Page 184, para 8 में you describe the scene उधर से पढ़ के. How beautiful was the gold watch chain? बताइए. Would you have liked to own it? आपको चाहिए था क्या? ऐसा आपको क्या लगता है, आपको पसंद होएगा ऐसा कोई गिफ्ट? How did the Magi want to celebrate their Christmas? Or who were the first people to give Christmas gifts? The Magi gave gifts of gold, frankincense and myrrh to baby Jesus. Who were the first people to give Christmas gifts? The Magi. And they what gold gift did they give? Gold, frankincense and myrrh. What is the moral of the story? Haste makes waste. One should live within their means and have desires that will not ruin their life. ठीक है, जरूरत से बाहर जीने की जरूरत नहीं है ना, हमें नुकसान हो जाता है. Complete the following activity. Map the problems and solutions in the gift of the Magi on the diagram below. 2 problems have already been filled in. Problem: Della didn't have enough money to buy Jim a present for Christmas. Her solution: she sells her hair to get more money. So here Jim doesn't have enough money to buy a Christmas gift for Della. His solution: he sells his ancestral watch to buy a present. Their new problem: Della doesn't have hair to use the combs and Jim doesn't have a watch to use the fob chain. The new solution: keep the presents away for a while. Read the following and answer. Say what? What troubled Della on Christmas Eve? That she didn't have enough money. What was the current family income? $20. What could have outshone Queen of Sheba's jewels? Della's hair. What was the cost of the fob chain? $21. What sent Jim into a trance on his return? That Della's hair was cut. Say why. Why did Della sell her lovely long hair? To buy Jim a present. Why was Della a bit apprehensive after she had sold her hair about what Jim would think? Why did Jim avoid checking the time in his gold watch in a public place? Because of the leather strap. Why did Della scream of joy change to loud wails? Because she had no hair to use the combs. Why in the end did Jim ask Della to put the chops on? Because there was nothing both could do with their presents at present. When had Jim called Dillingham as his middle name? When he was being paid $30 per week. When did a tear or two drop on the old red carpet after she had decided to chop her hair? When did Della go through goods in the stores? As soon as she got the money for her hair.
When did Della say a silent prayer to God? Before Jim opened the door. When did Jim try to divert their attention for 10 seconds at least? When he realized that his gift would be useless at present. Okay, तो आपको ये complete sentence लिखना है. मैंने आपको सिर्फ answers दिए. Complete. Use the chart below to explain situational irony in the gift of the Magi. For each character, identify what is expected to happen and what actually happens. What Della plans? To buy Jim a fob chain for his watch. What actually happens? Jim sells his watch to buy a set of combs for Della. What Jim plans? To buy a set of tortoise-shelled combs for Della. What actually happens? Della cuts off her hair to sell and gets some money to buy a fob chain for Jim's watch. Complete the following activity. आपके पास एक word list दिया है, आपको यहाँ भरना है, ठीक है? A small waterfall is a cascade. You wished greedily for something, coveted. This describes something important, predominantly. You hope a loud siren will do this, subside. Troublemakers do this, instigate. तो आप जब ये बॉक्सेस में खोलोगे तो आपको डेला का गिफ्ट मिलेगा. क्या था वो? कोम्स. ओके. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बेसिक प्लॉट डायग्राम. आपको क्लाइमैक्स एंड प्लान टू रिजॉल्व आएगा. पिक आउट द स्टोरी वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग. Story from the story words that mean the following: reluctance to spend money, parsimony; relating to, appertaining; urge, coax; reduce in value, deprecate; wisdom, prudence; very huge, mammoth; foolishness, idiocy. अभी क्वेश्चन 9 के आंसर्स इधर मैं आपको फटाफट दे देती हूँ. What would you do if you ran short of money to buy a birthday gift for one of your parents or siblings? If I ran short of money to buy a present for my parents or siblings, I would borrow some money from my relatives or close friends to pay them back as soon as I can. Then think of two alternatives that could have prevented Della as well as Jim from selling their most precious possessions. They could have borrowed some money from a money lender. They could have made a deal with each other to forego that year's Christmas present. They could have settled for something within their means for that year's Christmas present. Justify the title of the story, The Gift of the Magi. The Gift of the Magi is an apt title for the story. It contrasts the foolishness of modern day Christmas presents with the devotion of the first Christmas present to baby Jesus, who was God incarnated as man. The Magi had heard that a savior for sinners would be born around that time, and as an honor they brought gifts for him. Today, Christmas celebrations no longer mean anything. It is a commercial celebration where people are fooled into spending heavily. Then, what situation is the climax of the story? Gifts that you buy have fixed prices or rates. How can the buyer increase the value of a gift bought for someone very dear in the family? The value of gift is not in the cost of the gift, but the sentiment of the giver. A simple paper craft given lovingly by a child to his mother carries far more value than a diamond ring given by a husband who loves only by gifts and not by deeds. Love and the sentiment behind the gift greatly increases its value. Climax of the story is when Della buys the gift she wants to give to her husband and is all ready to present it to him. The anticlimax takes place when Jim returns home only to find that the gift he bought for Della by selling his watch would be useless at present as Della had cut her hair. Fair F. I'm sure some of them would laugh at the foolishness of love. Love can make people to think and act irrationally, illogically. Some kids would even feel emotional about the desire of both Jim and Della to make each other happy at the cost of something dear to them. Okay. Then G का आंसर है, who were the very first people to give Christmas gifts? Who had inspired them to do so? The very first people to give a Christmas gift were the Magi. In fact, it was the day that Jesus Christ, the Lord and Creator of heaven and earth, was born as a baby in a small town in Bethlehem in Israel. The Magi had read about prophecies in the ancient scriptures that around this time a child would be born whose star would be seen in the east. So they traveled to find God who had been born as man so that they could worship him. The gifts that Magi brought were not silly gifts that we give each other today. They brought gold, which signifies the deity of Jesus Christ. They brought frankincense, that signifies the priestly role of Jesus Christ in bringing us to himself. They also brought myrrh, which signified the fact that one day he would die for the sins of mankind and would be anointed with myrrh. The Magi knew that this baby Jesus was no ordinary baby but the son of the living God. Jesus rose again from the dead on the third day. So that's why that gift had many meanings behind the जो gift दिए गए थे उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मतलब था. Okay. Now at the end of the story, O. Henry remarks that all who give gifts, Della and Jim, were the wisest. Think and explain this paradoxical remark. O. Henry calls them wise because they were not selfish but generous and selfless in their love and giving for each other.
The real story of Christmas is the selfless love of Jesus on the cross as he died for the sins of mankind. The Magi were also selfless in their love and generosity as they traveled long distances to see Jesus and give him gifts. The season of Christmas is all about love, generosity and selflessness that Jim and Della showed by their actions. Now, आप quickly ये page numbers note कर लीजिए. Pick out and rewrite the sentences, exact sentence which directly imply the following. Della was not too happy about bargaining for grocery. Para 1, page 180. The flat was in a dilapidated condition. Page 180, para 3. King Solomon would express his jealousy of Jim. Page 181, para 4. Della spent a joyful time for 2 hours. Page 182, para 7. Della's elated mood underwent a change as she opened a gift. Page 184, para 7. The weekly income amount does not matter. Page 184, para 4. Let us set aside our gifts and get ready for dinner. Page 185, para 4. तो वो आपका सपोर्टिंग है, ठीक है. Frame WH what, where, when questions to get the underlined answers. So इसका होगा what is life made of. इसका होगा what had she done while planning something nice for Jim. Where did her hair reach? What was she ransacking for Jim's present? When was the coffee made? Who were the wise men? Who were wise men? Now add appropriate question tags. Question tags na, didn't she, won't you, that type. तो Della leaped up, didn't she? You'll have to look at the time, won't you? इसको सब tag कहते हैं. ये type के जो questions रहते हैं इनको tags कहते हैं. Okay, these are question tags. They were expensive combs, weren't they? I just had to do it, didn't I? I'm still pretty, aren't I? Give it to me quick, will you? There was clearly nothing to do, was there? My hair grows so fast, doesn't it? Let's put our Christmas presents away, shall we? She had a habit of saying a silent prayer, didn't she? So this is called question tags. जब आप ऐसा एक phrase आगे लगाते हो. Supply short answers. Don't you like me? Yes, I do. Have you cut off your hair? Yes, I did. Shall I put the chops on? Yes, you should. ये है pronoun plus auxiliary verb. ठीक है, तो ऐसा आपको आंसर करना है. Okay. Then, isn't it a dandy? Yes, it is. Does it make difference? No, it doesn't. Will you buy my hair? No, I won't. Can you afford it? No, I can't. Are you fooling me? No, I'm not. ठीक है, तो ऐसे आपको fill करना है. Now pick out the infinitives, gerunds, participles from the following sentences and state what each one is. हमने अभी किया था warming up में किया था पेज नंबर 179 के, वो देख के आप ये फिल करिए वेदर दिस इज इन्फिनेटिव, गेरेंड और पार्टिसिपल. इसके साथ आपका 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन खत्म होता है. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. आप अगर देखते हो और उसका आपको इससे बेनिफिट होता है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एंजॉय स्टडिंग. डू वेल इन योर 10th स्टैंडर्ड. ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.